नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं गाइडेंस सीरीज है। इनफैक्ट ये इसमें हम लोग आपको बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, पूरी सीरीज होगी, बहुत डिटेल में होगी। और जो बच्चा इस सीरीज को देख लेगा, एक बार समझ लेगा इस बार, मुझे लगता है कि वो कभी मार नहीं खाएगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 साल तैयारी करते हैं, 4 साल तैयारी करते हैं, 5 साल तैयारी करते हैं। गाइडेंस के अभाव की वजह से हो सकता है वो कोचिंग अटेंड कर रहे हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनसे क्या गलतियां हुई थी। तो इसलिए अगर उसको पहले ही पता चल जाए तो वो 1 या 2 साल बचा सकता है। जब आप ये सीरीज को देखेंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि ये इस तरह की गाइडेंस आपको क्यों जरूरी है। आप पहले इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखना, जो कि पहला पार्ट है ये, और फिर आपको समझ में आएगा कि गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो असल में आप कहाँ से पता चलेगा आपको। इसलिए इस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से और आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये पहला पार्ट है। इसके अलावा और भी हर सिलेबस का एक एक चीज का एनालिसिस करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 से रिलेटेड। ऐसा क्यों, मेंस से रिलेटेड क्यों? क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये होता है प्रीलिम्स का मतलब पहले करना, उसके बाद मेंस करना, फिर इंटरव्यू करना, ऐसे सोचते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, सिलेबस इंटीग्रेटेड होता है। तो उनको ये समझना जरूरी है कि अगर वो अखबार पढ़ रहा है तो अखबार को किस ढंग से पढ़े। क्या वो एप्लीकेशन एस्पेक्ट से उसका पढ़ रहा है, या किसी ने बोल दिया हिंदू एडिटोरियल पढ़ दिया, पहला पेज पढ़ दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या उसका नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। तो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ दिया, पीआईबी पढ़ दी, योजना पढ़ दी, लेकिन वो नतीजा नहीं निकला, क्योंकि उसने जो पढ़ा था वो उस एस्पेक्ट से नहीं पढ़ा था जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, या वो एनालाइज ही नहीं कर पाया सिचुएशन को, और सिर्फ पढ़ने के पर्सपेक्टिव से उसने पढ़ दिया कि पढ़ना, किसी ने बोल दिया कि हिंदू पढ़ लो तो पढ़ लिया। क्यों पढ़ा उसने? ये सारी बातें आपको इस प्रेजेंटेशन में समझ में आएगी। पहले आप इसको, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप फ्रंटियर आईएएस की वेबसाइट है baljeetdhaka.com। baljeetdhaka.com इस वेबसाइट पे जाना आपको, और इस वेबसाइट में आप जाएंगे baljeetdhaka.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारी गाइडेंस इस साइड में आपको मिलेगी। जैसे आप वीडियो बना रहा हूं, इसमें बहुत सारा आपको डाटा नजर आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उस तरह का डाटा। तो वो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें, मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी, जिससे कि आपको कम से कम एक पता चल जाए कि मुझे गाइडेंस कंप्लीट है और मैं अपना समय बचा सकता हूँ, गलत झांसे में मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, अब देखिए आगे जाते हैं। इश्यू स्टूडेंट्स फेस स्टार्टिंग में या ओवर ए पीरियड टाइम जो यूपीएससी की तैयारी करता है कोई, उसके सामने क्या क्या इश्यू आते हैं। पहला तो क्या है कि वो सिलेबस को ही नहीं समझता या नहीं देखता। अब अगर आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिसने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, आईएएस की तैयारी स्टार्ट की है, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, आप कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि कितने ऐसे जिन्होंने कि मेंस का सिलेबस पूरा देखा है, अब एक एक वर्ड देखा है, और उसके बाद में क्या है कि किस पोर्शन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के, जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे आपने देख लिए क्या? अगर नहीं देखे तो आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आप गलत चीजें पढ़ेंगे फिर, और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोचिंग सेंटर भी 95% आपको गलत पढ़ाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। डू नॉट और आप जब इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको एहसास भी होगा कि मुझे कितने डीप में समझना जरूरी है इन चीजों को, क्या एग्जाम में आता है क्या नहीं आता। डू नॉट अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे इसमें मार खा जाते हैं कि सिलेबस को सीरियस नहीं लेते, बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, ये बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और करंट अफेयर्स, वो उनको लगता है कि ये चीजें आपके दिमाग में होगी तो मतलब सिलेबस हो गया। ऐसा नहीं है। डू नॉट ट्राई टू इंटीग्रेट टू प्रीलिम्स एंड मेंस। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट नहीं करते। ये इंटीग्रेशन का सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप अपना 65% या 70% समय है वो व्यर्थ कर रहे हैं अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो। क्यों? क्योंकि जो चीज आप पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो बिहार इलेक्शन में चीजें पढ़ रहे हैं, हो सकता है यूपीएससी रिक्वायरमेंट में आपका कोई रोल ही नहीं है इसमें, बिहार इलेक्शन का कोई रोल नहीं है जब आप इसमें देखेंगे तो। लेकिन अगर यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो आप वो चीजें ढूंढेंगे कि
एग्जाम परस्पेक्टिव से इसमें क्या चीज हो सकती है, वरना आप अपना टाइम खराब कर देंगे। अगला देख लेते हैं, डू नॉट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, स्पेशली जो पिछले साल पूछा गया है, अगर आपके पास टाइम है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि 5 साल के पेपर से आपके टिप्स पे होनी चाहिए, सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए, 5 साल के प्रीवियस पेपर आपके टिप्स पे होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये साइंस टेक्स्ट से इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं। जब आप ये पता चल जाए आपको, तो आपका बहुत सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप 5 साल के पेपर आपको टिप्स पे याद है? अगर आपने तैयारी 1 साल कर दी है और आपको ये याद नहीं है, तो आपकी तैयारी गड़बड़ है। मोस्टली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए स्टूडेंट। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि यूपीएससी को क्या चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि हिंदू में क्या लिखा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा हुआ है, पीआईबी में क्या लिखा हुआ है, पहले पेज पे क्या आया है, आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ दी, ऐसा नहीं है। आपको क्या देखना है कि एक स्टूडेंट से यूपीएससी क्या चाहती है, किस तरह का एप्लीकेशन माइंड किस तरह का चाहती है, किस तरह का एक ऑफिसर का माइंड होना चाहिए, ये आपको समझ में आना जरूरी है, बजाय कि आपको एडिटोरियल पढ़ना। जब आप वो समझेंगे तो एडिटोरियल भी उसी एंगल से पढ़ेंगे। ट्रैप इन कोचिंग सेंटर्स मार्केटिंग एंड इजी थिंग, स्पेशली हिंदी मीडियम। हम कोचिंग सेंटर है, लेकिन कई बार क्या है, मुझे भी आलोचना करनी पड़ती है कोचिंग सेंटर्स की। 95% कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, जो बच्चा चाहते हैं वैसे ही वो चीजें करवाने की कोशिश करते हैं, और बच्चा क्या जाएगा, जो उसको आसान लगे। बहुत कम बच्चे होंगे जो कि 5 साल का प्रीवियस ईयर उनके टिप्स पे होगा, और कोचिंग सेंटर उसके अनुसार पढ़ा सकते हैं क्या। तो इसलिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको बहुत ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है जो बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको स्टोरियां बताई जाती है, ऐसा नहीं होता एग्जाम में। आपको ऑफिसर बनना है तो जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की या एक ऑफिसर की, पहले वो आप पूरी कीजिए। ठीक है, और उसमें क्या है कि जो जैसा आप इजी थिंग्स के बजाय जो चीज जिस तरह की चीजें पूछी जाती है उसी पर पहले से ही ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना। मोर डिपेंडेंट ऑन टीचर। बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि टीचर क्लास लेता रहे। बहुत सारे आजकल क्या यूट्यूब पे लगे रहते हैं सारा दिन। ये कोई बैंक का एग्जाम नहीं है, ये कोई रेलवे का एग्जाम नहीं है। आपको खुद ज्यादा पढ़ाई करनी है, तभी कोई चीजें ज्यादा आप क्लियर कर पाएंगे। जब आप खुद दिमाग ज्यादा लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ेंगे, समझेंगे कौन से टॉपिक से क्या आ रहा है, फिर उसके अनुसार आप रिसर्च भी करेंगे थोड़ा, और जो कंटेंट आपके पास में उसकी मदद लेंगे, तब आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बहुत ज्यादा किसी चीज पे डिपेंड होना इतना नहीं है, क्योंकि 95% मैंने आपको पहले बता दिया कि हो सकता है वो आपको रेलेवेंट ही न करा रहे हो। और हिंदी मीडियम पे मैंने पहले ही बोला आपको। तो पहले तो क्या है कि जो बच्चा हिंदी के प्रति बहुत ज्यादा हर बात पे हिंदी चाहिए उसको, वो कान खोल कर अच्छी तरह से सुने कि पहले वो मिनिमम स्टैंडर्ड उसका अंग्रेजी का जरूर होना चाहिए। मैं कड़ा बोल रहा हूं लेकिन बहुत रेलेवेंट बोल रहा हूं, आपको ये बात का एहसास होगा। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आईएएस ऑफिसर है, तो आपको बेसिक चीजें देखो। बहुत सारे बच्चों को तो ये हिंदी में नहीं है क्या, अरे यार ऑफिसर बनने जा रहे हो, क्या आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ना आना चाहिए? एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। हिंदी में आप लिख सकते हैं, लेकिन सक्सेस रेट क्या 1% भी तो नहीं है। 90% कोचिंग सेंटर हिंदी में तैयारी करवाते हैं और रिजल्ट 1% भी नहीं है। और जो 1% है उसमें बच्चे की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, हिंदी भी बहुत अच्छी है, तो हिंदी उसने चूज कर लिया लिखने के लिए, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम है। क्यों कम है? जब आप ये पूरी प्रेजेंटेशन देखेंगे अपने आप ही पता चल जाएगा क्या रीजन हो रहा है। ठीक है, कोई तो रीजन होगा ना। आपको आप डाटा से आंख बंद कर सकते हो, सच्चाई से छुपा सकते हो, लेकिन अगर सच्चाई से आप भाग रहे हो तो इसका मतलब जैसे होता है ना, एक कबूतर है और कबूतर ने बिल्ली जब देखी तो अपनी आंखें बंद कर ली। तो आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया, बल्कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और जिससे पहले बिल्ली आए आपको वहां से भाग लेना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डाटा अंडरस्टैंड कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि ट्रेंड एक्चुअल में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स को किस लेवल की पढ़नी है,
और जब आप ये साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से पढ़नी है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। इसमें भी हम बताएंगे, मैं आगे अगली स्लाइड है वो डाटा से रिलेटेड है कुछ। रेलेवेंट कंटेंट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन स्टार्टिंग एंड लेटर टू लेट। जो कंटेंट रेलेवेंट होता है, हो सकता है स्टूडेंट को थोड़ा मुश्किल लगे वो, लेकिन उसको घबराने की और भागने की जरूरत नहीं है। जब आप बार बार वो चीजें आप पढ़ते हैं, बार बार उसके कल्चर में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट के, आप बहुत जल्दी ही समस्याओं पे काबू पा लेंगे। लेकिन भाग कर उसको और गलत कंटेंट पे जाना, वो आपका दिशाहीन कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में ये चीज रियलाइज हो और आप बहुत ज्यादा लेट हो जाए। प्रेशर बहुत बिल्डअप हो जाता है, स्पेशली अगर आप गर्ल्स हैं तो शादी का प्रेशर, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर। तो बेटर ये है कि आप लेट हो, उससे पहले रेलिवेंट कंटेंट को काबू कीजिए, थोड़ा चैलेंज को स्वीकार कीजिए और समझिए चीजों को। हिंदी मीडियम का मैंने पहले आपको बोला कि आप आंख बंद मत करो, रिजल्ट पहले बहुत ज्यादा खराब है। 90% कोचिंग सेंटर मिलकर भी कुछ नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है कि बच्चे ही तैयार नहीं है रियलिटी को समझने के लिए। फोकस लीडिंग टू इग्नोरेंस एंड विशियस साइकिल। आप जब गलत काम एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या है कि सर्कल में फंस जाते हैं। उस सर्कल से निकलकर और फिर करेक्टिव मेजर्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको पहले मैं 100% ही हिदायत दूंगा कि वो अपनी इंग्लिश को एक अच्छा बना ले। जब इंग्लिश अच्छी होगी तो वो बोलेगा मैं इंग्लिश मीडियम ही ना क्यों ना ले लूं, तो ले, किसने मना किया, ले, क्योंकि रिजल्ट तो वही आ रहा है और चीजें भी आपको आसान पड़ेगी। हम तो दोनों मीडियम में करवाते हैं, हिंदी इंग्लिश में, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सच्चाई है वो आपको सामने रख रहा हूं मैं, ठीक है। विशियस साइकिल क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चा क्या करता है, इंग्लिश में पहले भागने की कोशिश करता है। इंग्लिश से जितना भागेगा, टेक्नोलॉजी से भागेगा, कंप्यूटर से भागेगा, तो होगा क्या, वो ऐसी जगह पे चला जाएगा जहां पे कि और सच्चाई से वो दूर जाता रहेगा। जब वापस इस पे आएगा तो उसके दिमाग में वो डर होगा। तो 3 महीने में आप अच्छी अंग्रेजी कर सकते हैं। 2-3 महीने में अगर अंग्रेजी अच्छी हो जाए आपकी, जिसमें कि आपको अच्छी ग्रामर भी आ जाए और वोकैब भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो आपकी तैयारी में अल्टीमेटली बहुत ज्यादा मदद करेगी और आपको भागने से बचाएगी। तो बेटर ये है कि पहले लड़ने से पहले हथियार तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस हथियार की बहुत तगड़ी जरूरत है। जो चीजों से जिस हथियार को आप यूज नहीं करना चाहते, वो हथियार मस्ट है और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हथियार को जितना जल्दी हो सके लीजिए। अब थोड़ी अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं कर रहा हूं यहां पे डिस्कशन जीएस पेपर 3 की। अलग अलग पेपर का मैं अलग अलग एनालिसिस करूंगा आपके सामने। तो जो मैंने उठाया है पेपर, जो आगे मैं बात करूंगा, वो है 2019 में, मतलब पिछली बार जो पूछा गया। आप 2018 में ले लीजिए, 17 ले लीजिए, लगभग एक जैसा ही मिलेगा आपको ट्रेंड। 20 क्वेश्चन एक पेपर में पूछे जाते हैं। कितने घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट का पेपर होता है, यहां पे लिखा हुआ भी है। और कितने वर्ड्स? अब देखिए 10 क्वेश्चन, यहां तक आप आइए कि 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन क्या होते हैं? वो होते हैं 150 वर्ड्स का एक क्वेश्चन होता है, और पहले 10 क्वेश्चन आपको इस रूप में मिलेंगे। और ये कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और पेपर कितने का होता है? 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। अब चलते हैं 11 से लेकर 20। 11 से लेकर 20 है, वो एक क्वेश्चन होता है 250 शब्दों में। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, किसी ने सीजीएल की तैयारी की हो, तो उसको पता होगा कि टायर 3 में 250 शब्दों का एक ऐसे लिखना होता है। और कई बच्चे क्या सोचते हैं कि 40 मिनट में वो ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहां तो 15 मिनट में 10 ऐसे लिखने हैं। आप ये सोचिए, हर ऐसे जो 250 शब्दों में है वो 15 मिनट में लिखना है और 10 लगातार लिखने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन को जो समझना है वो बहुत तेज गति से समझना है और फटाफट लिखना है, बिना सोचे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आप अगर इन पॉइंट्स का सहारा लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही अगर आप इनका सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी जो कल्चर है सोचने की और तैयारी करने की, जो कल्चर है ना, वैसे बन जाएगी जैसे आपको एग्जाम में चाहिए। क्या चाहिए एग्जाम में? कि स्पीड पे आपको सोचना है, क्वेश्चन को स्पीड से अंडरस्टैंड करना है, दिमाग में फटाफट आपके डायग्राम, ग्राफ, चार्ट, डाटा, रिपोर्ट, कोट्स, एग्जाम्पल
बुलेट पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको कैसे रखनी है अपनी, ठीक है, पैराग्राफ में रखनी है या फिर हाईलाइट वाली रखनी है, नंबरिंग देनी है, अंडरलाइन करना है, मेन पॉइंट्स भी लिखने हैं। क्या कई बार क्या टाइम नहीं होता तो फटाफट मेन पॉइंट लिखकर चलते बनिए। स्ट्रक्चर आपको बेहतर कैसे करना है, रेलिवेंट, कोहेसिवनेस, पॉजिटिविटी, आपके आंसर से पॉजिटिविटी आनी चाहिए, और कंप्लीटनेस कि वो कंप्लीट भी नजर आए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोले मेरे पास तो टाइम नहीं था, 150 शब्दों में ऐसे तो हम लोग 1 घंटे में लिखते थे, या 250 शब्दों में तो 1 घंटे में लिखते थे, यहाँ पे 3 घंटे में 20 लिखने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड और आपकी सोचने की गति है ना, वो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। कुछ बच्चों को लगता है, कई बार बोलते हैं बच्चे कि मैं हिंदी मीडियम में लिखता हूं और पहले इंग्लिश पढ़ता हूं, तो भैया इतना तो टाइम ही नहीं होता। आपको एक ही लैंग्वेज पर रखना है कमांड और उसी में सोचना, उसी में करना है। इसलिए मैंने इंग्लिश को मजबूत करने के पहले बोला था, और यही कारण है कि इंग्लिश वाले जो सक्सेस रेट कहीं ज्यादा है, आसपास भी नहीं है दूसरी लैंग्वेज, ठीक है। तो एक तो ये है कि आपको तेज गति से सोचना है, इसमें वो वाली कल्चर आपके दिमाग में चारों तरफ घूमनी चाहिए। वर्ड्स और मिनट की बात करूं मैं, तो यहां पे देखिए जो ये वाला है वो लगभग 7 मिनट के अंदर, मतलब लगभग 6.5 मिनट में आप ये आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे और लिख भी देंगे, और ये सारे डायग्राम वगैरह जो भी यूज करना है वो कर भी देंगे। और जो ये वाला है 250, जो एसएससी वाले बच्चे अगर कोई दे इसमें, तो उनको दिमाग लगा लो कि 250 शब्दों में एक आसान, 250 शब्दों में एक ऐसे लिखना होता है, और वो बहुत आसान सा होता है, 40 मिनट लगाते हैं। यहां तो 15 मिनट में 10 लिखने हैं कम से कम ये, और आपको 15 मार्क्स के 10 लिखने हैं 250 शब्दों वाले, और कितनी देर में, 11 मिनट के अंदर अंदर। क्वेश्चन को समझने में थोड़ा लेवल हाई होगा इसका। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि क्या 20 क्वेश्चन करना जरूरी है क्या? भैया 20 जैसे ही कोई कम करेगा, 18-19 से जैसे नीचे जाएगा, इस बात की संभावना कम होती जाएगी कि सिलेक्शन की प्रक्रिया में आप दूर हट रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कुल मिलाकर, मतलब ये निकला कि ये 11 मिनट में निपटाओ और ये 6.5 मिनट में निपटाओ, और लगभग पूरे करो। और इसके लिए क्या है कि आप अपने अपने अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करो। कोई एग्जाम्पल बेटर देकर उस क्वेश्चन को फिलअप करो, या डाटा आपको देना है, चार्ट है, वो टिप्स पे आपकी सारी चीजें होनी चाहिए। इसी दिशा में हम लोग आपको तैयारी भी करवा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा हमारी एक सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग, उसमें जीएस को कंप्लीट अच्छे ढंग से तैयार करवा रहे हैं। अगर वो आप अच्छी ढंग से डाटा रिपोर्ट हम सारे फिगर दे रहे हैं, उसमें अगर याद कर ले, आप बार बार नोट्स भी बना ले उसका मेन पॉइंट का, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये हथियार आपके पास आ जाने चाहिए, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। देखो जो 4000 शब्द है वो 180 मिनट में लिखने हैं, मतलब 1 मिनट में 22 शब्द आने चाहिए। 1 मिनट में 22 शब्द काफी तगड़ी स्पीड होती है। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आपकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने एक आपको आइडिया बता दिया कि आपकी स्पीड कितना, सोचने की स्पीड है, क्वेश्चन समझने की स्पीड है। अब थोड़ा सिलेबस के ऊपर चलते हैं। सिलेबस को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं यही बोल रहा हूं कि सिलेबस आपकी टिप्स पे हो जाना चाहिए, जिससे आप जब एडिटोरियल देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा मेरे काम का या नहीं है। पता चला आपने बिहार में 2 महीने खराब कर दिए बिहार इलेक्शन में, और उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं था, या जो रेलेवेंस था वो तो आपने पकड़ ही नहीं पाए। तो जो ये सिलेबस है, ये पेपर है, इसका नाम क्या है? पेपर का नाम है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका हेडिंग है ये। अब इसके अंदर इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट इसका मतलब क्या, मतलब इसके अंदर क्या करना है आपको, ठीक है। तो पहला देखिए, सिलेबस समझिए, मैं टाइम लूंगा, आप भी टाइम लीजिए। अगर आप 1 महीना भी अगर सारी चीजों को समझने में लगा देते हैं तो आप 2-3 साल बचा सकते हैं। हथियार को तेज कीजिए लड़ाई में जाने से पहले। Indian economy and issue relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment। तो आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत जल्दी एक प्रेजेंटेशन आ रही है मेरी उसके ऊपर। हरियाणा में भी रिजर्वेशन दी है 75% लोकल को, तो इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी परस्पेक्टिव से या स्टेट पीसीएस के परस्पेक्टिव से, तो आप वो भी देखेंगे। अभी जो प्लानिंग से रिलेटेड है, इकोनॉमी की प्लानिंग से रिलेटेड है, ये सारे आपको करने। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यू अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ और इससे रिलेटेड कौन कौन से इश्यू हो सकते हैं। गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज,
transport and marketing of agriculture produce and issue and related constant e-technology in the aid of farmer। आपने देखा होगा फार्मर के कुछ बिल है हाल फिलहाल में पास हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहीं न कहीं कुछ बिल पास किए हैं उसके जवाब में। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में। एग्रीकल्चर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आने वाले टाइम में भी एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। एग्रीकल्चर से इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव हो, चाहे टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव हो, पॉलिटी पर्सपेक्टिव हो, एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द काफी चीजें बन रही है। इश्यू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। एमएसपी भी, और फार्म को सब्सिडी देने से क्या फायदा हो रहा है, नहीं फायदा हो रहा है, सब्सिडी कहाँ पे जा रही है, क्यों जा रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे हमने अभी एक बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन की है HDI इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, जिसमें कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का कहीं रोल था। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है उसकी, रिवैम्पिंग, इश्यू ऑफ बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमी ऑफ एनिमल रियरिंग, ये सिलेबस में। तो अभी क्या 5 पॉइंट अभी कवर किए, टोटल 20 पॉइंट है सिलेबस के। अगर आप सिलेबस पे बहुत अच्छी कमांड करते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होने वाली है। तो इसलिए समय लगाइए, और मैं बोल रहा हूं कि रट लो अच्छी तरह से, टिप्स पे कर लो सिलेबस को, और क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए उसको टिप्स पे कर लो। आपको गाइडेंस ऑटोमेटिक मिलनी चाहिए, कोई बाहरी फोर्स नहीं होनी चाहिए आपको गाइडेंस देने के लिए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट होना चाहिए आपके अंदर से कि ये चीजें हैं जो एग्जाम में आ रही है। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि इंडिया है वो थोड़ा वर्ल्ड से हो सकता आने वाले टाइम में इतना ज्यादा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो जो सप्लाई चेन है इंटीग्रेटेड इंडिया कितनी रखेगा, नहीं रखेगा। अमेरिका में इलेक्शन हुए, नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो वो जो पहले वाले थे उनकी अप्रोच अलग थी, अब नई अप्रोच अलग है। पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन है वो एक बार दोबारा से रीअलाइनमेंट होगी। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अभी हाल फिलहाल में हमने एक टॉपिक कवर किया बहुत ही डिटेल में, डी ग्लोबलाइजेशन। वो टॉपिक आपको जरूर देखना चाहिए, पूरे वर्ल्ड का क्या ट्रेंड हो रहा है हाल फिलहाल में, और लिबरलाइजेशन और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट वगैरह, इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। ये साइंस रिलेटेड चीजें पूछी जा रही है कि जो हाल फिलहाल में डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, या फिर क्या है कि रोबोट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो जितने भी एप्लीकेशन नई नई डेवलप हो रही है उनका हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी आपको समझना है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको हर टॉपिक पे, जैसे ये टॉपिक है, मान लो कि अभी तक जो इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले इंडियंस कौन कौन से हैं, तो आपको इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, जितने भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आज तक आए हैं पिछले 2011 से, जब से नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है यूपीएससी का, तब से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा भी साइंस पे अगर इंडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी समझने में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस टॉपिक पे देखिए, तो आपको पता चल जाएगा भाई इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आज तक पूछे गए, तो ऐसे ही क्वेश्चन, लगभग ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे। तो आपको तैयारी करने का जो दायरा है ना, बहुत ही रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस अब अभी तक क्या किया मैंने, हाँ, अब देखिए 12 पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं सिलेबस के, और ये है टोटल 20 पॉइंट। 20 पॉइंट आपको सिलेबस के पता होने चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सामने अभी चल रही है। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आईपीआर बहुत ज्यादा चर्चा में अभी हाल फिलहाल में रहा है, नई नई कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी लिया था आपके सामने, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कोरोना बहुत बड़ा है हमारे सामने चैलेंज, तो इस पे
जरूर क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, challenges to internal security through communication network, role of media and social networking sites in internal security, challenges basic of cyber security, money laundering and its prevention। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ना चाहते हैं अर्णव गोस्वामी के बारे में, तो सिर्फ उसकी कोई जो गिरफ्तार हुआ है नहीं हुआ है वो देखने की बजाय देखिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मीडिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस तरह की रिपोर्टिंग कहीं ऐसा तो नहीं है वो डेंजरस क्रिएट कर रही है। तो इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम की मीडिया का उकसाना वो कितना खतरनाक हो रहा है, इस पर पक्का क्वेश्चन आने वाले टाइम में। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसी इन देयर मैंडेट। ठीक है, जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज, जो आजकल एनआईए बड़ा जिक्र होता है, या जो ड्रग्स रिलेटेड सिक्योरिटी एजेंसियां भी है, तो अलग अलग जो एजेंसियां है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, चाहे वो सीबीआई हो या इंटेलिजेंस इंडिया और नेटवर्क हो या भारतीय सेना भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उनकी एजेंसियों का क्या क्या पर्सपेक्टिव है, क्या क्या रोल है, ये सारा इस सिलेबस में कवर है। ये था सिलेबस 20 पॉइंट। आपको 20 पॉइंट क्या रखने हैं दिमाग में पूरा, और साथ में क्या पेपर किस पे, पेपर ये हेडिंग है पेपर की, ये क्या थी, ये हेडिंग थी। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट में करना क्या था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने देखा था ये वाली चीज करनी थी, डिजास्टर मैनेजमेंट की। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें, ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ एक साल का भी, बाकी वेबसाइट पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर दिए हुए, तो आप जाकर वेबसाइट पे सारे देखिए, एक एक लाइन समझिए, जिससे आपको पता चले कि उस पोर्शन से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे, क्वेश्चन थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि रेलेवेंट से थोड़ा मुश्किल लग सकता है, रेलेवेंट जब आप देखेंगे चीजें, लेकिन उससे भागिए मत, क्योंकि आप कल्चर गलत दिशा में चले जाएंगे। कल्चर कम से कम राइट होनी चाहिए आपकी इर्द गिर्द। अब देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे गए हैं, क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, और जब हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, जो हमारे आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, क्या हम रेलेवेंट करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, रेलेवेंट टॉपिक चूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उतना रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, आपको इससे पता चल जाएगा, या उससे ज्यादा भी स्टैंडर्ड हो सकता है क्या, इससे आपको पूरा पता चल जाएगा जब आप ये चीजें सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलो समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरह के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन था, इनोवेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस विद विच हैव बीन subsumed in the goods and service tax in India, also comment on the revenue implication of the GST introduced in India since 2017। तो जब 2017 जुलाई से ये जीएसटी है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, रेवेन्यू का कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, स्टेट का शेयर कितना है, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। और कौन से टैक्स है वो जीएसटी होने के बाद में गायब हो गया, मतलब कि सारे टैक्स मिलाकर जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस को मिलाकर बना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है कि क्या आप सहमत हैं स्टडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन है वो एक बेटर शेप दी है, मतलब कि लो इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं हुआ है और जीडीपी स्टडी ग्रोथ हुई है हाल फिलहाल में। तो ये 2019 में जो क्वेश्चन था वो पीछे की बात थी, लेकिन उसके बाद तो कोरोना वगैरह हो गया और हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपके आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मकसद क्या था, बताना है कि लो इन्फ्लेशन, यहाँ पे इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ का रिलेशनशिप है वो आपको बताना है, कि सरकार के अचीवमेंट बताने हैं। How far is integrated farming system helpful in sustaining agricultural production? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें कैसे मदद कर सकता है या कितना मदद कर सकता है। Elaborate the impact of national watershed project in increasing agriculture production from water states stressed
एरिया। यहाँ पे देखिए कि बार बार एग्रीकल्चर से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी इस बार बहुत आए हैं और यहाँ पे भी सिलेबस में भी है, और पूछा गया कि नेशनल वाटरशेड जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है। हाउ वाज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर एम विश्वरैया एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन द फील्ड ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर साइंस रेस्पेक्टिवली। जो कंट्रीब्यूशन है विश्वरैया और एम एस स्वामीनाथन का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर प्रोग्राम। क्या है कि बताइए कि जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है वो क्या है और कैसे प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकता है। कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर illegal and लीगल और इलीगल poses one of the biggest threat to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coast, citing specific examples. अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या ये क्वेश्चन अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है वो करंट से है या स्टैटिक से है, क्या है। तो अल्टीमेटली क्या है कि बेसिक, वैसे तो देखा जाए तो स्टैटिक के साथ में इनको अप्लाइड फॉर्म में किया गया करंट को, लेकिन जब आप सिलेबस देखेंगे और सिलेबस को ढंग से समझेंगे और उस पर टॉपिक तैयार करेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। उसके बाद जब जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप अखबार पे लगाते हैं तो कुछ मेन पॉइंट वहाँ पे नजर आएंगे आपको, वो आपको नोट कर लेने हैं। इससे क्या है कि आपकी तैयारी बेटर ढंग से हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन, मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे आसान से क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं आपके सामने, अगर आपने तैयारी अखबार वगैरह रेगुलर पढ़ रहे हो और थोड़ी सी तैयारी की है तो आपको ये लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए उस एग्जाम में, मतलब कि पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आपको वेल डिजाइन करने पड़ेंगे। वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू पीपल। हाउ एंड इन व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स बी कैरेक्टराइज्ड। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू डिजास्टर। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। Banning of Jamaat Islami in Jammu and Kashmir brought into focus the role of overground workers. Overground workers पे क्वेश्चन है कि in assisting terrorist organization। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, अब भी है, उनको लोग हैं जो लोकल लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लो कुछ संगठन ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है उसको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो एग्जामिन द रोल प्लेड बाय OGWs इन असिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंसर्जेंसी इफेक्टेड एरिया। डिस्कस मेजर्स टू न्यूट्रलाइज इन्फ्लुएंस ऑफ OGWs। मतलब जो वहाँ पे लोकल जो इस तरह के संगठन बन जाते हैं उनको कैसे रोका जाए, किस तरह के मेजर्स लिए जाते हैं या लिए गए हैं ताकि उनका इम्पैक्ट है वो न्यूट्रल हो, लोग इन्फ्लुएंस ना हो पाए इस तरह की संस्थाओं जगह से। व्हाट इज द साइबर डोम प्रोजेक्ट। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज साइबर डोम प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया। ये भी एक सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, तो ये भी चर्चा में था। अब देखिए 250 शब्दों वाले क्वेश्चन आ गए हैं, 15 नंबर वाले आ गए हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। इट इज आर्ग्यूड दैट स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ गया है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आ गया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज ए चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ द बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। अगर आप इनका कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखो, पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड आ गया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे एक कीवर्ड है, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को पहचान पाएंगे तो सिलेबस के साथ रिलेट कर पाएंगे, और जो सिलेबस के अनुसार आपने तैयारी की है वो बहुत सारे फैक्ट उस दौरान आपने देखेंगे, वो कहीं ना कहीं उसको इस क्वेश्चन के अनुसार मोल्ड कर सकते हैं। What are the reformative steps taken by government to make food grain distribution system more effective? सरकार ने क्या किया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है लोगों तक फेयर प्राइस शॉप के जरिए जाना है, सरकार ने हाल फिलहाल में कौन से इफेक्ट रिफॉर्मेटिव स्टेप्स हैं वो उठाए हैं। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन आ गया। 11 देखिए, आप अभी तक देख रहे होंगे बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं है, सिलेबस के अनुसार है। बस सिलेबस को और जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक को आपको कंबाइन करते हुए आंसर देना है। इलेबोरेट द पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, सरकार की क्या पॉलिसी है। हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो घरों में इलाज किया जाता था बुजुर्गों द्वारा, माँ बाप द्वारा, उसको कहीं वो पेटेंट न करा ले फार्मास्यूटिकल कंपनी और उनका कमर्शलाइज न करे, तो सरकार है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। जो हल्दी वगैरह से इलाज होता है या देसी दवाइयों से इलाज होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पे आ गया है? ये क्वेश्चन आपका आ गया है हाउ इज द मतलब सिलेबस में आपने पढ़ा होगा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वहीं से ये क्वेश्चन बन रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चन आ गए हैं। तो आप देखेंगे कि सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन है पूरा। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर? सीधा बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी दिए हुए थे। फार्मर का स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव हो सकता है? Define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to the environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पे था, इन्वायरमेंट था। सिलेबस में आपने देखा होगा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। एक्सप्लेन हाउ हजार्ड जोनेशन मैपिंग विल हेल्प डिजास्टर मिटिगेशन इन केस ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट है, आज के टाइम में कोरोना है तो जो प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथेंड द एंटी टेररिज्म लॉ बाय अमेंडिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऊपा, जिसको बोलते हैं यूएपीए 1967 एंड एनआईए एक्ट। एनालाइज द चैलेंजेस in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reason for opposing the UAPA by human right organization। कि लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के मिसयूज वगैरह का खतरा क्या क्या है, सरकार कैसे इसका मिसयूज कर रही है, कैसे यूज कर रही है, क्यों सरकार को करने पड़े। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस के जो पॉइंट है उनके ऊपर तैयारी करेंगे, सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे, दो तरीके तैयारी करने के। एक कि आप लगातार पढ़ते जाइए, एक बार पढ़ते जाइए, लेकिन सिलेबस को नहीं देखा आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि आप सिलेबस पे बहुत अच्छी कमांड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्या है कि जो सिलेबस में पॉइंट है, जैसे फूड सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो फूड सिक्योरिटी के इर्द गिर्द सारी चीजें देखिए कि करंट में क्या चल रहा है, सरकार ने क्या किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आप वहां पे नजर आ रहे हैं सिलेबस में, तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में है क्या, स्टेटिक में क्या करना, हाल फिलहाल में सरकार ने क्या क्या किया और कौन कौन से चैलेंज आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो करंट का एक बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पेपर का। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द policing of the border in northeast India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also discuss the steps to counter the challenges. कि भारत और जो भारत के पड़ोसी नॉर्थ ईस्ट में उनके बीच में जो बॉर्डर है वहां पे क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं और इंडिया कैसे उसको निपट रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मतलब क्या है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात आ रही है आज के टाइम में, जो बाउंड्री है चीन के साथ में है, नेपाल के साथ में बाउंड्री है, वहां पे क्या क्या चैलेंजेस है, पाकिस्तान है उसके साथ में क्या चैलेंजेस है। इसके अलावा जो इंटरनल चैलेंजेस है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो नेक्स्ट स्लाइड हो, वहां पे जो चैलेंजेस है। इसके अलावा क्या है कि जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है देश के अंदर ही, जो देश खतरा है। तो हमने देखा दिल्ली में भी दंगे हुए, उसके अलावा अलग अलग जगह पे हम देख रहे हैं कि आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं या जो माइंड वॉश हो गए हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे बन रहे हैं। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर आपने तैयारी की और साथ में करंट को क्लब किया तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान सा पेपर है। अगर आप सिलेबस को समझ पा रहे हैं तो आसान सा पेपर, अगर सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेपर ऑटोमेटिकली मुश्किल लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे आपको एक इंसाइट मिली होगी। क्या इंसाइट मिली होगी? कि भाई सिलेबस को समझिए और सिलेबस को अच्छी तरह से समझने के बाद में प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर देखने के बाद में देखिए कि उस सिलेबस की तैयारी कीजिए और फिर उसमें करंट का तड़का लगाइए। मतलब करंट में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ द एडिटोरियल पढ़ लिया, हिंदू पढ़ लिया, भारत पाकिस्तान पढ़ लिया, कौन प्रेसिडेंट पढ़ लिया, इससे कोई तैयारी नहीं होने वाली, क्योंकि आप समझ नहीं रहे क्वेश्चन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या आपकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा। और इसी तरह से क्या है कि सभी मुद्दों पे, सभी पेपर्स पे, सभी
मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको एक बेटर इंसाइट मिले, बेटर गाइडेंस मिले और आप इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से कमांड कर पाएँ। और हम बहुत सारे इस पे वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक है अलग अलग टॉपिक है, जैसे इकोनॉमिक्स पे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि प्रभावित करते हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, फिर उसके बाद में ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इस सारे मुद्दों पे हम लोग सिलेबस के अनुसार है सभी पे वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, इस प्रेजेंटेशन में इतना ही।